नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, तो उसी को हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 देखिए ये क्या बोलता है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसको आप एक सिंपल तरीका से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए p कोई एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में मतलब हम मान लेते हैं एक 2, ठीक है। अभाज्य संख्या मान क्या लेते हैं, 2। नंबर के तौर पे समझिएगा तो आसानी से समझ सकते हैं। बोलता है p a स्क्वायर को विभाजित करती है। a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब हम समझ लेते हैं, मान लीजिए 8 है। क्या है, 8 है। या फिर आप समझिए 8 यदि आपको लग रहा है तो आप इसको 16 मान सकते हैं, या फिर 4 मान सकते हैं। स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो मान लीजिए 16 मान लेते हैं। तो 16 जो है वो बेसिकली क्या है, ए को हम क्या लिए, एक धनात्मक पूर्णांक 4। ए स्क्वायर कितना होगा मेरा, 16। तो 2 जो है वो 16 को क्या करेगी, विभाजित करेगी। इसका मतलब 2 जो है वो 4 को भी विभाजित करेगी, क्योंकि 16 जो लिखा हुआ 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 2 जो है वो 4 को भी विभाजित करेगी। क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि यदि वो उसका स्क्वायर को विभाजित कर रही है, मतलब 16 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, 2 टाइम्स 8, और 2 बार में इसको यदि हम लोग लगाते हैं 2 का पहाड़ा से तो 4 आएगा, फिर 2 का पहाड़ा से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह करके आएगा। इसका मतलब आसानी से है कि इसमें 2 तो आएगा ही, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम इसी तरह हम लोग एक समझ सकते हैं, दूसरा आप 3 ले लीजिए और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपके पास 9 लिखा हुआ है। 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 3 जो है 9 को विभाजित करेगी। इसका मतलब 3 का स्क्वायर है ये, मतलब 3 क्या है, 3 को भी विभाजित करेगी। इस केस में ए को हमने क्या लिया है, 3 लिया है। तो ये प्रमेय इसी तरह बताता है। इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग, जब प्रूफ करेंगे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ पे इसका यूज होगा। इसके एप्लीकेशन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए परिमेय और अपरिमेय के बारे में एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। जब यहाँ पे अपरिमेय एक बार आ ही गया है तो उसका डिस्कशन भी कर लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या हो गया रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स होते हैं। यदि किसी को इंटीजर्स के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे 0 है, इसके आगे हम लोग 1 2 3 जाएंगे। सेम इसी तरह -1 -2 -3 करते हुए इधर भी आगे कंटिन्यू होगा, इधर भी आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक पूरा एक साथ, इंटीजर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस फॉर्म में होना चाहिए। परिमेय संख्या को हम लोग दूसरा तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत होना चाहिए। शांत मतलब भागा देने पे शेषफल 0 आ जाए। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको शांत है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो अशांत हो जाएगा, और रिपीटिंग मतलब हो जाएगा आवर्ती, मतलब वो रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। ये 2 केस हो सकते हैं हमारे पास परिमेय संख्या के। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया, तो डिवीजन पॉसिबल है और ये खत्म भी हो गया। खत्म हो गया इसमें शेषफल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, शांत। तो क्या बोलेंगे, शांत। लेकिन आप एक और एग्जाम्पल लीजिए 1/3, इसमें आएगा 0.33333, इस तरह चलते जाएगा। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार। क्यों, क्योंकि जो चीज़ रिपीट होता है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये किस फॉर्म का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म का है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। ये हुआ शांत और ये हुआ अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या के बारे में यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि कुछ तो ऐसा नंबर होगा ना जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पहला तो हो गया कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते, तो आगे बोलने की ज़रूरत है नहीं कि p और q पूर्णांक है या नहीं है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ से हम लोग को दूसरा चीज़ मिला कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, अशांत होते हैं और अनावर्ती होते हैं। क्या होते हैं, अशांत और अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसके बारे में पता चल गया। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग का क्या एग्जाम्पल होगा, यदि देखिए तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या का बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि √2 इसका एग्जाम्पल है, √3 है, फिर पाई है। इस तरह का बहुत सारा नंबर है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। हम लोग ये भी पढ़े थे कि यदि अशांत अनावर्ती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ वैल्यू 0.10 फिर लिख दिया गया है 110 111 इस तरह करके लिखा गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें ना ही 0 रिपीट हो रहा है और ना ही ए रिपीट हो रहा है। हम पैटर्न देख के जरूर बता सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। हमारा 1/3 में जैसे 0.3333 आया था, तो सेम चीज़ रिपीट हुआ। रिपीट होने का मतलब यदि 10 आ रहा है तो अगला केस में भी 10 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? 110। अब मान लेते हैं यहाँ से 110 आया तो यहाँ से सेम चीज़ आना चाहिए था, 110 फिर आना चाहिए था यदि यहाँ पे आया तो, लेकिन आया क्या? 110। सेम वही चीज़ आना चाहिए, लेकिन सेम चीज़ रिपीट नहीं हो पा रहा है। तो यह क्या हो गया? अशांत अनावर्ती हो गया। कभी ये खत्म भी नहीं होगा, और तो इसलिए खत्म, इसमें शेषफल बचेगा नहीं, तो ये हो गया अशांत। और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस प्रमेय का यूज करते हुए इस चैप्टर में जो वास्तविक संख्या है उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि √2 क्या है? एक परिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। वो जो प्रूफ हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासी द्वारा उत्पत्ति। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन करते हुए प्रूफ करेंगे। मतलब प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? पहले हम लोग मान लेंगे कि प्रूफ जो करना है, प्रूफ क्या करना था हमें? अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? अपरिमेय संख्या। तो जस्ट इसका उल्टा मानेंगे हम लोग, अपना कॉन्ट्राडिक्शन करते हुए प्रूफ करेंगे, मतलब विरोध करते हुए प्रूफ करेंगे। तो पहले हम मान लेंगे कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हमने मान लिया कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो √2 परिमेय संख्या है, तो हम लोग अभी जाने की परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी चीज़ को हमने लिख दिया, अतः हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, तो √2 बराबर क्या हो गया? p/q हो गया हमारे पास, जहाँ पे हमें पता है p और q क्या है? पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को ध्यान में रखना है कि p और q में एक के अलावा, मतलब 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? p और q क्या है? सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य भी बोल सकते हैं हम लोग, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो नंबर, देखिए सहअभाज्य हैं, इससे ये नहीं समझ लेना है, इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। इससे अभाज्य नहीं समझ लेना है, सहअभाज्य उसको बोलते हैं ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो। अभी हम लोग HCF सीख चुके थे पिछले क्लास में। यदि किसी को कोई डाउट है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो 1 के अलावा नहीं है। मतलब जैसे आप यहाँ पे समझिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2/6, ठीक है, 2/6। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें जो कॉमन है वो एक 2 है और इसमें भी 2 है। इसको यदि हम काट देंगे तो आ जाएगा 1/3। अब देखिए 1/3 में 1 के अलावा और कोई चीज़ कॉमन है नहीं, तो वो चीज़ वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सहअभाज्य है, मतलब जिसका HCF 1 है, मतलब 1 के अलावा उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये सिंपलेस्ट रेशियो है, सबसे आसानी में चेंज किया हुआ। अब इससे सिंपल में हम चेंज उसको नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब वो कटेगा नहीं। सिंपल अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब ये कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? p हो जाएगा हमारे पास। √2 बराबर क्या हो जाएगा? p। अब क्या किए हम लोग? इस दोनों तरफ क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो √2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 2। और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? p स्क्वायर। अब यहाँ से आप ये समझिए, ये 2 इधर है, इसका यदि गुणनखंड है इस तरह लिखा हुआ है p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, मतलब ये 2 जो है इसमें यदि आ रहा है, मतलब p स्क्वायर का गुणनखंड है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? p स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है 2, तो 2 जो है वो क्या होगा? p स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2p को भी विभाजित करेगा। अभी हम लोग देखे थे ये प्रमेय कि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे देखिए 2 जो था वो अभाज्य संख्या था, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 2p को भी विभाजित करेगा।
अब 2 यदि p को विभाजित करता है तो हम बोल सकते हैं कि p जो होगा वो 2 का मल्टीपल के फॉर्म में रहा होगा, मतलब 2 का गुना के फॉर्म में रहा होगा, तभी तो 2 से कट जा रहा है p, नहीं तो कटता ही नहीं। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया कि p जो है वो 2m के फॉर्म का है। p किस फॉर्म का है? 2m के फॉर्म का है। अब p यदि 2m के फॉर्म का हुआ तो देखिए हम लोग के पास क्या था, 2q² बराबर p² था, 2q² बराबर p² था। तो यहाँ कोई पे इसको हमने उतारा, अब p को 2m से रिप्लेस कर दिया, मतलब उससे उसको हटा दिया हम लोग। तो 2q² बराबर क्या हो गया, 2m का होल स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो 2q² ही है, लेकिन इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m का स्क्वायर हो जाएगा m², तो 4m² हो गया। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 का टेबल से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में, ठीक है। यहाँ पे समझिए, यदि वहाँ समझने में डाउट हो रहा है तो इस तरह लिखा हुआ है, तो q² बराबर क्या हो जाएगा 4m²/2, तो 2 जो हो जाएगा 4, तो q² बराबर क्या हो गया 2m²। तो देखिए q² बराबर आ गया हम लोग के पास 2m²। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ और पता चल गया, सेम उसी तरह कि 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 2 जो है वो q² को विभाजित करेगा। तो इसका अर्थ हुआ 2 q को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 q को भी विभाजित करेगा, q को भी होगा यहाँ पे, q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या बोला कि 2 जो है वो p² को विभाजित करता है और 2 p को भी विभाजित करता है, 2 जो है वो p को भी विभाजित करता है और 2 जो है वो q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब p और q में कोई चीज़ तो कॉमन रहा होगा ना, तभी तो ये 2 का टेबल से कट रहा है, नहीं तो कटता ही नहीं 2 का पहाड़ा से। जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था 2/6, ये 2 का टेबल से कट रहा था तभी तो सेम उसी तरह यहाँ पे ये बोल रहा है, तो हम उसी बात को लिख रहे हैं। तब p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि 2 से दोनों कट रहा है, तो कम से कम 2 है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए हमने माना था परिमेय संख्या है और साथ साथ में लिख दिया था कि p और q में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो हमारा माना हुआ था वो कथन गलत सिद्ध हो गया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो हम माने थे वो गलत माने थे, जो माने थे वो गलत हम माने थे, इसलिए √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या होगा। √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह आपको √3 भी बोला जा सकता है कि आप √3 के बारे में प्रूफ कीजिए। तो √3 के बारे में यदि हम लोग को प्रूफ करने बोला जाएगा तो अब यदि ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अब ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से, कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सेम उसी तरह क्या करेंगे, वो √3 को मान लेंगे एक परिमेय संख्या, सेम क्या करेंगे, √3 को मान लेंगे एक अपरिमेय संख्या, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 को p/q के फॉर्म में लिख दिए तो √2 क्या बन गया, √3 बन गया। तो √3 बराबर p/q हो गया, जहाँ p और q पूर्णांक है, q ≠ 0 है और p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यदि हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह यहाँ पे किए थे तो यहाँ पे हो जाएगा √3q बराबर p। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अंतर क्या होगा, पहले √2 का स्क्वायर हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा। तो √3 का स्क्वायर का मतलब √3 × √3, मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3q² और p²। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 जो है वो अभाज्य संख्या और 3 जो है वो p² को विभाजित करता है। इसका मतलब 3 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, 3 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। अब 3 यदि p को विभाजित कर रहा है मतलब p जो है वो 3 का मल्टीपल के फॉर्म में रहा होगा, मतलब हम p को क्या मान सकते हैं, 3m का फॉर्म का। तो हमने वही किया, p को हमने क्या मान लिया, 3m का फॉर्म का, p को हमने क्या मान लिया, 3m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब यहाँ से यदि हम लोग पीछे देखें तो हम लोग पास पीछे लिखा हुआ था 3q² और p², तो उसी को आगे यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 3 लिखना पड़ेगा, 3q² और p², p क्या है, 3m। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3m हुआ, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा हम लोग के पास, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप क्या क्या चेंजेस होगा। 3q² और 3m² हो गया, तो इधर तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो 3 का टेबल से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 का पहाड़ा से 3 बार में। सेम उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं 3q² बराबर 9m² होगा, तो q² बराबर क्या हो जाएगा 9m²/3। 3 का टेबल से कैंसिल आउट कर दिया तो 3m² हो गया। तो देखिए q² बराबर हो गया 3m²। अब यहाँ पे सेम उसी तरह हम बोल सकते हैं 3 जो है वो q² को विभाजित करता है, इसका मतलब 3 जो है वो q को भी विभाजित करेगा।
ठीक है। अतः पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 3 जो है वो क्यू को भी विभाजित करता है और 3 जो है वो पी को भी विभाजित करता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 3 है। लेकिन हम लोग क्या माने थे कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा, मतलब हमारा जो माना हुआ बात है वो गलत सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये था हमारा प्रूफ। तो इस तरह का क्वेश्चन देता है 4 मार्क्स का, √2 अपरिमेय संख्या या फिर √3 अपरिमेय संख्या प्रूफ करने देता है, प्रमाणित करने देता है, सिद्ध करने देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं ताकि आप लोग को टेंशन ना लेना पड़े नंबर को लेते हुए। इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप कॉपी में, एक एक करके नोट्स बनाते जाइए जितना भी क्लास चलते जा रहा है चैप्टर वाइज। अब देखिए उसी को हम लोग जिक्र करते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरह आपसे √5 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, किसी के बारे में पूछ सकता है, तो आप उसको भी प्रूफ कर दीजिएगा इसी तरह से। ठीक है, और उसमें यदि कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अब देखिए हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे कि यदि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, मतलब यदि हम 5 + √3 करते हैं या फिर 5 - √3 करते हैं, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो हमेशा क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है। तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्या पूछा है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, वो तो हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इन कैसे उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। सेम उसी तरह एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए शून्येतर कहने का मतलब क्या होता है, शून्येतर मतलब 0 के बराबर नहीं होना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नन जीरो। क्या बोलते हैं, नन जीरो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा परिमेय संख्या जो 0 नहीं हो, और एक अपरिमेय संख्या, जैसे मतलब एक मान लीजिए 2 और एक लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या √3, या फिर लिखा हुआ है 2√2, ये सब लिखा हुआ है। तो इसका यदि गुणनफल करते हैं या फिर भागफल करते हैं 2/√3 या फिर 2/√2, तो वो क्या मिलेंगे हम लोग को, अपरिमेय संख्या मिलेंगे। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया। पहला एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम हम उसी तरह से करेंगे, 5 - √3 को क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब 5 - √3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q ≠ 0 है। q ≠ 0 ये हम पहले बता चुके हैं कि नीचे यदि 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखना है q ≠ 0 है। और p और q क्या है, सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब p और q में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी क्लास में हम लोग अभी स्टार्टिंग में पढ़े थे, प्रूफ कर रहे थे तब। अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यदि हम √3 को उधर लेके चले जाते हैं बराबर के इधर, तो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और 5/q को हम इधर लेके आते हैं तो 5/q प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 - p/q बराबर √3। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है हमारा बायां पक्ष और ये है हमारा दायां पक्ष, ये हमारे बराबर के इधर स्थित है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बायां पक्ष। अब बायां पक्ष किससे किससे मिलकर बन रहा है, 5 से, p से और q से। तो 5 p और q तीनों क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब यदि वो पूर्णांक से मिलकर बन रहे हैं तो 5 p और q मतलब 5 - p/q जो होंगे वो परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ये क्या होना चाहिए, इसका परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए √3, इसका मतलब यदि ये परिमेय है तो इसका मतलब ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या प्रूफ किए हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो एक तरफ परिमेय संख्या, आप ही समझिए, एक तरफ परिमेय संख्या और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है। तो गलत हमने क्या माना था, परिमेय संख्या, इसलिए 5 - √3 क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। उसी को हमने यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए दायां पक्ष √3 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। यदि बायां पक्ष था परिमेय संख्या तो दायां पक्ष को भी होना चाहिए, लेकिन दायां पक्ष में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब, लेकिन हम लोग जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हम लोग का जो माना हुआ बात था, जो कल्पना हम किए थे, वो गलत चीज़ कल्पना कर रहे थे। इसका मतलब √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको भी हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं। हम इसमें ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3√2 को मान लेते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय मानेंगे तो क्या होगा, p/q के फॉर्म में। आपको यहाँ पता है क्या लिखना है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, और p और q
क्या है, उसमें कोई वैनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है, मतलब पी और क्यू सअभाज्य है। क्या है, सअभाज्य है, सअभाज्य जो हमने पीछे लिखा है उसी को लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस √3 को हम इधर लेके जा सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा p/3q। अब सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए, इसका पीछे जिस तरह लिखे थे हम लोग, यह है इसका बायां पक्ष और यह है दायां पक्ष। दायां पक्ष को देखिए आप तो p3, वहाँ पे हमने बायां पक्ष लिखा था, यहाँ पे हम लोग पहले दायां पक्ष के बारे में देखते हैं। दायां पक्ष में क्या है, p है, 3 है और q है जो पूर्णांक है। p 3 और q क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब p/3q क्या होने चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। यदि दायां पक्ष यदि परिमेय होता है तो बायां पक्ष को भी क्या होना चाहिए, बायां पक्ष को भी क्या होना चाहिए बताइए। तो बायां पक्ष जो √2 है उसको भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं, या फिर हम लोग जानते हैं कि √2 कैसे है, अपरिमेय संख्या। तो √2 यदि अपरिमेय संख्या हुआ तो हमारा जो माना हुआ बात था वो तो गलत हो गया। सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे बोला था, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हम लोग का जो माना हुआ बात था स्टार्टिंग में, जो हमने माने था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध हुआ। इसका मतलब 3√2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। सेम पीछे की तरह था, आपको मैंने हिंट दे दिया कि आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कॉपी में अच्छे से बनाइए, और फिर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सबको ये वीडियो के बारे में पता चल सके। ठीक है, और आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।